अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अमेरिका के अफगानिस्तान जाने और फिर निकलने के 20 साल का ये जो अरसा है और जो हालात रहे, इस पर बात करेंगे और इसको लेकर मुस्तकबिल की भी बात करेंगे कि मुस्तकबिल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। एक बात तो तय है और इस पर कोई दूसरी राय भी नहीं है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा, और पाकिस्तान ये चाहता है और हमारी ये कोशिशें भी हैं। और ये काबुल टेक ओवर से पहले जो भी अफगान तालिबान ने किया, हमने तब भी कोशिशें ये की कि वहां पर जो भी कुछ हो वो मिल बैठकर बात हो, बंदूक के जोर पे बात ना हो, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज करने की कोशिश की थी। यही वजह है कि जुलाई के महीने में इस्लामाबाद में एक पीस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी कि जिसको तब ताशकंद में उस वक्त के सदर अमरीकी सदर में कहने लगा था। वो अमरीकी इसलिए मैं कहना चाह रहा था क्योंकि वो हैं तो अमेरिकन नेशनल अशरफ गनी, और उनके पास अमरीकी पासपोर्ट भी है। तो अशरफ गनी ने उस वक्त दरख्वास्त की कि जी इस पीस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया जाए। फिर वो पीस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने काबुल का टेक ओवर कर लिया, और ये हुआ 15 अगस्त को। अब जो सूरत हाल है उसमें 9/11 आज तारीख, और ये तारीख वो है कि जब अमेरिका में 2 ट्विन टावर्स थे न्यूयॉर्क में, उनको जहाज आके टकराए और फिर उसके बाद ये जवाब बना अमेरिका के लिए कि जाकर अफगानिस्तान में बमबारी की गई, तोरा बोरा के पहाड़ पे बमबारी की गई, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वहां पर इस मिशन पर ये ऐलान करके अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान गई। लेकिन आखिर में फिर 20 साल के बाद उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जरा ये जो आजकल अब ईवीएम का जो ये मौजू है, जो ये बहस है, ये इस पे भी अपने मौजूद मेहमानों से उनकी राय जानेंगे कि ये कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं। और ये इवैल्यूएशन उस एक वीडियो की रोशनी में हम करने की कोशिश करेंगे जो शिबली फराज साहब ने एक वीडियो बनाई है, जिसमें वो बतौर वोटर जाते हैं और सामने ईवीएम मशीन है और उसका वो तरीके का प्रोसेस बताते हैं कि कैसे वोट इसमें पोल होगा, कैसे क्या पर्ची निकलेगी, और फिर जैसे ही पोलिंग खत्म होगी तो वो उसका क्या निज़ाम है। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में जी मौजूद मेहमानों का तारुफ, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने। गुलाम मुस्तफा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किए थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने। चुगताई साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजाहिद बेलवी साहब ने। मुजाहिद साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज ये बड़ा जबरदस्त दिन है मेरे लिए कि मुझे 2 साल से ज्यादा, 2 साल 1 माह हो गए हैं न्यूज़ वन पे प्रोग्राम करते हुए। तो आज पहली मर्तबा आप हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट्स एन ऑनर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। अफगानिस्तान में अब आप क्या देख रहे हैं इन टाइम्स टू कम? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो बेवक्त इस वक्त हो रही हैं। एक तो देखा कि पिछले दिनों जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटेलिजेंस चीफ्स थे वो न्यू दिल्ली पहुंचे हुए थे, CIA, MI6, जर्मन इंटेलिजेंस के। और आज पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है इंटेलिजेंस चीफ्स की, जिसमें रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी शामिल नहीं हुए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो जोग्राफियाई खिता है, ये दुनिया में एक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहा है, और आज इसकी अहमियत बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा बढ़ गई है जी। अमेरिका के यहाँ पे आना, फिर इस तरीके से वहां से चले जाना, ये दोनों ही बहुत से सवाल उठाता रहा है, और अब भी सवाल पीछे छोड़ गया बहुत सारे। मेरा अपना जो जनरली नुक्ता नजर यहाँ है, और अब भी मैं उस पे कायम रहा हूँ कि इस खित्ते को अगर स्टेबलाइज होने दिया गया आइंदा चंद सालों के लिए, तो ये जो कनेक्टिविटी का जो एक सोच चल रही है इस खित्ते के लिए, जिसमें वन बेल्ट वन रोड एक मेजर इनिशिएटिव है चाइना का, जी। उसको आप देखेंगे पाए तकमील तक पहुंचते हुए। अगर वो पाए तकमील तक पहुंचता है तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक एसेंडेंसी है इन द वर्ल्ड, दैट विल बी चैलेंज। और मेरा अपना ख्याल है कि वो उससे ये बहुत के ऊपर निकल जाएंगे सारा ये खित्ता जो है। उनके रिसोर्सेज के लिहाज से सैनिटेशन जो रिपब्लिक्स पुरानी है वो, उसके ऊपर कैस्पियन सी की रिसोर्सेज है, ईरान की रिसोर्सेज हैं, फिर लिंकेड टू मिडिल ईस्ट और यूरोप। तो ये सारा खित्ता विद रशिया एंड चाइना इन द बैक, और अफगानिस्तान के भी जो रिसोर्सेज हैं, इस सारे खित्ते की जो इकोनॉमी है, दैट स्टार्ट कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ओवरऑल जो इकोनॉमीज है सारी उसकी। ये वो चीज है जी। जो इनकी सही ताकत रही है मगरबी दुनिया की और अमेरिका की। अगर वो चैलेंज होती है तो जो उनका चौधाहट है इस खित्ते में या रही है दुनिया में, वो चैलेंज होगी। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इसको
स्टेबल नहीं होने देंगे। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने जो आज एक उनकी थी खलबरदारी ने मुलतवी कर दी, मैं एक बड़ी समझदारी का सबूत दिया है, क्योंकि ये लेकिन इसके पीछे वजह क्या है जनरल साहब? अच्छा आप बताने लगे तो जी, प्लीज गो अहेड। जी मैं वो अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं ना कि अमेरिकन की टर्म है कि थ्रोइंग इन द फेस, ये सारा अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होना था। ये अगर आज की होती है कि भाई जिसने वो यहाँ पे आए थे ना सिर्फ कि वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि जिसको उन्होंने बहाना बनाया था उसी दिन इन तालिबान ने हलबर्दारी करके साबित कर दिया है कि शायद वो गलत था बहाना, या उसका यहाँ पे आना गलत था। और अब तालिबान जो उस वक्त भी बात कर रहे थे उसको अगर इनको शायद समझाया जाता तो बात और होती, लेकिन अब इस खिते में अमेरिका का इनकलाब हो गया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी जिससे मेरा ख्याल है रूस ने लास्ट नाइट जो खबरें आ रही थी, रशियन टेलीविजन ने शायद ब्रेक की थी कि रशिया ने इस आने से माजरत कर ली है, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक समझदारी का सबूत है इन दी लॉन्ग रन। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन को वैसे ही बहुत ज्यादा विद इन एंड आउटसाइड क्रिटिसिज्म है, और इस वजह से और भी उनकी बेइज्जती कह लीजिए या बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जी आज उसको मुलतवी कर देना समझदारी का सबूत है, एंड दैट इज परहैप्स बिकॉज उनको मजीद वो छेड़ना नहीं चाह रहे, या आप कह सकते हैं कि उनको आप इंस्टिगेट किसी और काम पे नहीं करना चाह रहे। लेकिन एक तरफ अगर आप ऐसा कर भी देते हैं जनरल साहब, तो फिर भी अमेरिकन ने जो करना है वो तो उन्होंने करना है। आप भले कितने ही समझदार क्यों ना हो जाएं, कितने ही अच्छे उनके साथ क्यों ना हो जाएं, कितनी ही उनकी बात को एक्सेप्ट करके चलना ही क्यों ना शुरू कर देते हैं। जिस तरह भी जब इवैक्यूएशन होनी थी तो किसी अमेरिकी फौजी पे कोई गोली नहीं चली, जो तय हुआ था उस पर अमल किया। तो अमेरिकन ने तो जो करना है वो जब करना होगा करेंगे। जी अली वो बात सही है, लेकिन पूरी दुनिया को एक दिखावा भी तो है ना दुनिया के लिए कि तालिबान अब वो नहीं है जो 96, 97, 98 में थे। अब ये ज्यादा समझदारी का सबूत दे रहे हैं और ये अपने आप को दुनिया के सामने उस तरीके से एक कोने में नहीं डालना चाहते जिसी से पहले ये थे। अब ये दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो ये इन सेंसिटिविटीज का ख्याल रख रहे हैं। आई एग्जैक्टली एग्री विद यू कि अमेरिका ने जो करना है वो करना है, अब भी कर रहा है और करता रहेगा। वो उन्होंने इनका पैसा रोक दिया, नहीं देंगे पैसा उनको। ठीक, नासिर भाई चुताई से आपकी तरफ आते हैं। एक अफगान तालिबान के लिए एक जो ज्यादा बड़ी आजमाइश है, शायद बंदूक से फतह करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा, और ये एक नया इम्तिहान है उनके लिए जिसमें से वो गुजर रहे हैं। जो अभी हमने रिसेंट विजुअल्स देखे हैं जिस पर इंटरनेशनली नोटिस भी लिया गया है और कहा गया है कि जी खवातीन के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, खवातीन के जो हुकूक हैं वो पूरे किए जाने चाहिए। कि जो विजुअल्स हमने देखे कि खवातीन एहतजाज कर रही हैं और फिर उनको जब रोका गया, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि ये तो वो प्रोपेगेंडा है जो कि अब किया जाएगा, इसी को यही एक नुक्ता बनाकर अफगान तालिबान को बदनाम किया जाएगा। देखिए जो कुछ भी है ना वो 40 सालों का मलबा है जो गिर रहा है। 40 साल पहले जो गलती की गई थी, 40 साल पहले जो अमेरिका वहाँ गया था, और 40 वर्ष पहले जिस तरह सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों को इस्तेमाल किया था, और जिस तरह ये तंजीमें बनाई थी, ये सब वही है ना, कोई नई बात तो नहीं है इनके अंदर। ये सब अमेरिका का किया धरा है जो भुगतना में पड़ रहा है। जो अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि क्या होगा बुनियादी हकूक, बड़े खूबसूरत बातें लगती हैं। अमेरिका खुद बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुआंटानामो बे में जो कैदी रखे गए वो कौन से फंडामेंटल राइट्स के तहत थे? अमेरिका की जेलों में जो हुर्रियत पसंद है, अब चलिए इसराइल में कह लेते हैं, छोटा अमेरिका जो है, वहाँ कौन से बुनियादी हकूक का आप एहतराम कर रहे हैं? तालिबान से मेरा कोई इत्तफाक नहीं है, शदीद इख्तलाफ है। मैं तो ये कहता हूँ कि तालिबान को या अलकायदा को बनाए गलत गया था, अमेरिका ही गलत गया था वहाँ। अमेरिका अगर अफगानिस्तान नहीं जाता तो इस खत्ते में बेहतर सूरत हाल होती। अब अमेरिका वियतनाम की तरह, साइगोन की तरह और मुल्कों की तरह हजीमत उठाकर, शख्स उठाकर जूते छोड़ के भागा है भाई, जहाज छोड़ के भागा है। उस पर झूले झूल रहे हैं, उस पर झूले झूल रहे हैं। उनको नहीं आता चलाना उसको, तो उन्होंने उस पर रस्सी डाल दी है, झूला बना लिया, वो उस पर खेल रहे हैं। अब सूरत हाल ये बन रही है कि आप तालिबान से बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा हूँ, इंसानी हकूक़ की बात कर रहा हूँ, ख़वातीन की तालीम की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये हमारे आदर्श हैं, बिल्कुल ये हमारा
बुनियादी मुतालबा है। किससे कर रहे हैं आप कहते हैं तालिबान तब्दील हो गए, एग्रीड, तालिबान सॉफ्ट हो गए, तालिबान ने समझ लिया कि सूरत हाल को किस तरह डील करना है, थोड़ी सी स्कूल खोलते हैं, थोड़ी सी तालीम खोलते हैं, थोड़ी सा जलसा जुलूस होने दे, फिर मारे उनको पकड़ के। लेकिन तालिबान तालिबान रहेंगे, वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं बन जाएंगे, वो रिपब्लिकन पार्टी नहीं बन जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून या पीटीआई नहीं बन जाएंगे। वो जब उनसे कहा गया कि आप कारजाई साहब को और अब्दुल्ला को शामिल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा ना, आपको वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उन्होंने कहा जरदारी साहब को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें अपनी काबीना में। तो मुझे यूं लगता है कि अभी पहले तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि कोई मुल्क नया पंगा लेने के मूड में नहीं है अफगानिस्तान में। ये हो सकता है कि माली दबाव रखा जाए, माशी दबाव रखा जाए, ब्लैकमेल किया जाए, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, मुख्तलिफ अंदाज से आया जाए। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन, ये ग्रुप पूरा बना है, बहुत तगड़ा ग्रुप, जो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकता है, कैश फ्लो भी दे सकता है, इसके ज़रिए कैश फ्लो हो जाए, कुछ एनजीओ के ज़रिए हो जाए। लेकिन ये कि उन पर प्रेशर रहेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। बिल्कुल से मुजाहिद बरेलवी साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने जनरल साहब और नासिर जुताई साहब की भी राय सुन ली। आपकी नजर में अफगानिस्तान क्या इसी जो दबाव हमें नजर आ रहा है, मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स हैं, इसमें क्या उस तरह से तरक्की कर सकेगा? और जब सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल रहेगी, नाजुक होगी, तो फिर अमन कैसे और मुस्तकिल अमन हमें कैसे वहां पर मिलेगा? क्योंकि इस समय पहले भी अली आपसे कह रहा था कि इस खित्ते में अमन नहीं करता अमेरिका। जनरल साहब, I'll come back to you। मुजाहिद साहब के लिए सवाल। सॉरी जी मुजाहिद साहब, आप तक आवाज आ रही है थी? नहीं, राबिता नहीं हो रही है। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक ओवर हियर। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौट के आएंगे तो तब तक होपफुली मुजाहिद साहब से भी हमारा राबिता बहाल हो जाएगा और यहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था, हम जब लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे ईवीएम मशीन्स की भी। बट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद बरेलवी साहब से हमारा राबिता बहाल हो गया। मुजाहिद साहब, अफगानिस्तान की बात हो रही थी वक्फे से पहले, और आई होप आप कुछ नासिर चुताई साहब और जो जनरल साहब ने कहा वो सुन भी पाए होंगे, लेकिन आपकी हम राय अब जानना चाह रहे थे कि क्या आपको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में अमन जो है वो क्या देरपा अमन होगा, जब हम देख रहे हैं कि वहां पर एक अनसर्टन सी सिचुएशन है और आगे भी मुस्तकबिल में सिचुएशन अनसर्टन ही दिखाई दे रही है जब तक चीजें बिल्कुल सेटल नहीं हो जाती? बहरहाल ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, उससे समझे कि मेरी बहुत ज्यादा उम्र है, लेकिन एक सहाफी, तालिब इल्म सहाफी की जैसे मैं 78 में सबसे पहले काबुल किया था जब रूसी फौजें आई थी और नूर मोहम्मद तरक्की की हुकूमत थी। बाद में आके मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी। फिर मैं 89 में मुझे उस वक्त मौका मिला जब सोवियत गवर्नमेंट की डॉक्टर नजीब बैठे थे और रूसी फौजें रुखसत हो रही थी। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि बहरहाल डॉक्टर नजीब की हुकूमत, जो भी आप उसको कहें, पपेट कहते थे, रूस की थी, वो पूरे उनके साथ, हम उनके नुमाइंदों के साथ हम फरा भी गए, मजार शरीफ भी गए, जलालाबाद भी गए। और ये जितने भी हमारे जो जनरल, जो उस वक्त की मुझे याद है कि जब हम काबुली में थे तो आपको याद होगा कि जनरल हमीद गुल ने जो है वो बेनजीर भुट्टो को कहा था, जनाब मैं आप काबुल तस्लीम करें, जलालाबाद जला के देता हूँ। बड़ा हमला भी हुआ था। तो मैं 89 को भी देखते रहा हूँ, बाद में भी फॉलो करता रहा हूँ। लेकिन तालिबान जिस तरह आए हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रहा था जी 3 महीने लगेंगे, लेकिन आप गौर करें कि कंधार से काबुल के तख्त पर बैठे किसी की नफसीर भी नहीं फूटी। देखिए, अफगान मुजाहिदीन की जद्दोजहद दूसरी थी। उन्होंने जो है बहरहाल सोवियत यूनियन के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ी, गोरीला जंग लड़ी, जिसमें उसामा वगैरह थे। तालिबान ने कोई जंग नहीं लड़ी। इनका सबसे बड़ा हथियार खुदकश हमले था, खुदकश हमले, जो उन्होंने अफगानिस्तान में भी किए, जो इन्होंने पाकिस्तान की ईट से ईट बजा दी। और मुझे तो ये अफसोस होता है हमारे वज़ारत खारजा के बाबू को, जब इतनी गुफ्तगू करते हैं और या तालिबान की क़यादत या हम पे बड़े इल्जाम लगाते हैं। हमने इनको पनाह दी। कोयटा शूरा कहाँ बैठी थी? कोयटा शूरा कोयटा में बैठी हुई थी। हमारे ये मुल्क हैबरजादा, इनकी फैमिली कहाँ बैठी थी? उस मस्जिद में बैठी थी जिसके बाद लोग कहते जी इनके भाई भी हुए।
बाद में उनके जो मुल्ला मंसूर अख्तर थे वो पाकिस्तान, वो तो कराची में उनकी जायदादें थी जब वो थे। बाकियों का भी जो मैं कहता हूँ हमने सब कुछ करा, लेकिन ये अजीब बदकिस्मती है कि काबुल का हामिद करज़ई बैठा हो, चाहे उससे पहले नजीब बैठा हो, शरफ गनी बैठे हों, या हमारे अब जो नए आए हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत का, पाकिस्तान की जो हमारी फौज ने जो कुर्बानियां दी, अवाम ने कुर्बानियां दी, अभी भी आप अगर आपके अमन आ गए भाई, आप सबसे पहले कैसे आ जाएं? 28 लाख जो है वो महाजिन पाकिस्तान में जनाब, उनकी थर्ड जनरेशन यहाँ बैठी है, 14 लाख रजिस्टर्ड है, उनमें 14 लाख ले जाएं आप। तो हमने जो है इतना बोझ बर्दाश्त किया, आपने हमारे 7,000 फौजी जवान मारे, 60,000 शहरी मारे, और 86 खुदकश हमले हुए, 56 सिर्फ 2000 में अली मुमताज साहब, और इन सबकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है। जिन जिन लोगों को मारा है, ये नहीं है जो क्वेटा में हमला हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, अफगान तालिबान अलग, पाकिस्तानी तालिबान अलग, भाई पाकिस्तान नहीं, अब अगर पाकिस्तानी तालिबान ने हमला किया था तो नहीं, अफगान तालिबान अगले दिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अगर आप देखें सबों ने एक ही के नाम पर बहस की हुई है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें जो है हमें मोहब्बत का राय देंगे करना चाहिए। आप उससे इत्तेफाक जरूरी नहीं है कि इत्तेफाक करें, लेकिन आपको लगता है ना कि जनरल साहब सही बात करेंगे? जनरल साहब से पूछ लेते हैं। मुजाहिद साहब जी जनाब, जी आपको जनरल साहब से हम पूछ लें? हम जी बिल्कुल पूछिए आप जनरल साहब से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत को देना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उन्हें कहना चाहिए कि जो माजी में जब अब मैं अभी भी जब ढाका जाता था, हमसे लोग कहते थे वो जी माफी मांगो, मैंने कहा हमने थोड़ी किया था, उस वक्त के फौजियों का फैसला था, हमारा तो कोई रुक नहीं था, हमसे माफिया मंगवाते थे। तो कम से कम इन लोगों को जिन्होंने खुद का हमलों के जरिए हमारी ईट स्टेट बजाई, हमारा भी 1.6 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी तालिबान ये एक ही है, ये सब एक है। से 1-2 प्रोग्राम्स में पहले भी मुझे मुजाहिद साहब ने ये बात बोली थी, तो आज आप चूंकि साथ में मौजूद, हमने सोचा इस मौके का जरा फायदा उठाएं, आपसे आपकी राय भी पूछ ली जाए कि आपकी नजर में दोनों अलग-अलग या एक ही? देखिए, इन टर्म्स ऑफ जो हमने देखते हैं ना कि जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया या जो पाकिस्तान में हुआ, तो इफेक्ट तो आपने यही देखा कि यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ, जारी नुकसान हुआ। लेकिन जब आप इनकी बैकग्राउंड में जाते हैं, दोनों की जो अप्रोच देखते हैं, अफगान तालिबान ने अपने आप को सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड रखा था, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाई गई थी, ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान थी कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करना था। अब अगले दिन तारिक अजीजुद्दीन साहब का एक इंटरव्यू इम्तियाज गुल साहब ने जो उनके जिस किसी उनको पकड़ के रखा हुआ था, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसमें किमुल्ला मसूद भी था, बैतुल मसूद भी थे, सारे ये मिला के उन्होंने बड़ा कहते हैं, हमने वाज़ेह उन्होंने मुझे कहा कि आप अमेरिका से पैसे लेकर हमें मार रहे हैं और हम हिंदू से पैसे लेकर आपको मार रहे हैं। इशू ये है कि यस, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, चूंकि अफगानिस्तान अनस्टेबल था। अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल ना होता और वहां पे जब ये अमेरिकन हुकूमत आई, जब अमेरिकन वहां मौजूद थे, नेटो की फोर्सें मौजूद थी, और पाकिस्तान ने जब काउंटर टेररिज्म के बड़ा मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया, स्वात से लेकर नॉर्थ वजिस्तान तक गए पाकिस्तान, तो हर स्टेज पे, मैं ये जाती तौर पे जानता हूँ, हर स्टेज पे पाकिस्तान ने उस सूरत अफगान हुकूमत से और अमेरिकन से कहा कि आप आइए, हमारे मुखालिफ आके जहाँ पे हम कर रहे हैं ये ऑपरेशन, ये ब्लॉक कर दीजिए ताकि ये लोग भाग के उधर ना जाए। वो नहीं हुआ इस चीज में, उन्होंने डिलिबरेटली इनको आने दिया वहां पर। अगर ये वहां पे पल रहे थे, उनको कोई संभाल रहा था, कोई उनको फाइनेंस कर रहा था, जब ये नेटो फोर्स भी मौजूद थी, जब अमेरिका भी वहां पे पूरी तरह ताकत से मौजूद था, तो फिर हम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को कैसे इसके बारे में ब्लेम करें? उनको खुद तो अपनी चौमुखी लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त। फिर दाइश को बिठाया गया, दाइश तालिबान के खिलाफ लड़ रही है, उनके खिलाफ, दाइश पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ रही है, दाइश ईरान के खिलाफ भी लड़ रही है। ये कहां से आके बैठ गई? ये क्या है? आप देखने अजीब सा इत्तेफाक है कि दाइश पैदा होती है इराक में, जब अमेरिका पूरी तरीके से इराक पे काबिज था। अमेरिका सीरिया पहुंचता है, दाइश अल-नस्र फ्रंट के नाम से वहां पहुंच जाती है। अमेरिका अफगानिस्तान में जब देखता है, दाइश यहाँ पे आके बैठ जाती है। तो पाकिस्तान के लिए इशू कॉम्प्लेक्स है। तालिबान से जो भी डिमांड पाकिस्तान ने करनी है, करनी चाहिए भी पाकिस्तान को,
और ये जो तहरीक तालिबान के जो लोग हैं जो अफगानिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनकी तादाद रफली कहने को 6,000 के करीब लोग हैं, ये तालिबान से पाकिस्तान को ये मुतालबा करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा, वो करना चाहिए पाकिस्तान को। तालिबान ने मुख्तलिफ तरीकों से कहा तो है कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि चूंकि वो पूरी तरीके सेटल नहीं है और खुद उनकी जो ग्रिप है या खुद उनकी रिट है या जो भी हुकूमत इस वक्त बन रही है उसकी रिट है पूरे अफगानिस्तान में उतनी मजबूती से कायम नहीं है, और उनके पास वो तमाम रिसोर्सेज जो स्टेट जो एलिमेंट्स है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सारे इदारे फाल नहीं है। अगर जब हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि उनसे पूछे, और ये अफगान तालिबान को इसका जवाब ना सिर्फ देना चाहिए बल्कि जो भी पाकिस्तान की जिस तरीके से भी पाकिस्तान को कॉम्पनसेट किया जा सकता है करना चाहिए। क्योंकि आज भी देख लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की खातिर हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम जो हमारे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, हमारी हुकूमत कह लीजिए, अफगानिस्तान के लिए तकरीबन भीख मांगने में मजबूर हुई है। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मिडल ईस्ट में बात की है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर सारी दुनिया से बात कर रहे हैं। हम बार बार दुनिया को ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को पुरअमन होने दीजिए, इनके आके सपोर्ट कीजिए, इनको एक गवर्नेंस इनकी चलने दीजिए, क्योंकि खुदा ना खास देखिए अगर जो भी नुकसान होगा यहाँ से नुकसान होगा, अफगानिस्तान भी नीचे जाएगा, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान का। और आज जैसे मैंने पहले कहा था अली, ये जो इंटेलिजेंस चीफ्स मिल रहे हैं जो गोल्डन रिंग है अराउंड अफगानिस्तान, ये सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं कि कल को खुदा ना खास्ता जो आने वाले दिनों में जिस खतरात का मैंने पहले इज़हार किया था उनकी पेशबंदी कर ली जाए पीछे, ताकि अफगानिस्तान पुरअमन हो। ये इन तमाम ममालिक की जो आज इकट्ठे हैं यहाँ पे हमारे ISI हेडक्वार्टर में मिले हैं, इनके अलावा जो इनसे खत्ते से बाहर लोगों की भी ख्वाहिश है, तो है सही मसाइल है पाकिस्तान के, तालिबान को इन मसाइल को हल करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए एड्रेस करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। ठीक, नासिर जुताई साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, आपको लगता है अमेरिका ने कुछ सीखा ड्यूरिंग द लास्ट 20 years? 9/11 की जो वजह थी उसमें यही था कि जी दहशतगर्दी का खात्मा करना है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है, लेकिन दहशतगर्दी तो ना खत्म हुई और दहशतगर्दों का भी जो खात्मा करना था वो नामुमकिन हो सका बिकॉज अब ये दाइश भी मौजूद है। तो एक फर्दर एक ब्रांच निकल आई, जबकि कोशिश यही थी या क्लेम्स यही थे कि जी सारा खत्म करना है। तो अमेरिका ने कुछ सीखा होगा या अमेरिका के लिए सीखना कुछ नहीं है, जो उसके मकासद थे उसने वो मकासद अपने अचीव किए, निकल गया और अब अपना जो अगला गेम प्लान है उसको तैयार करके बैठा और उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अमेरिका सीखता तो नहीं है ना, ये तारीख बताती है। हमने तारीख से सीखा, अमेरिका नहीं सीखता। बे ऑफ पिक्स से अगर आप शुरू करें, क्यूबा चले जाएं, आप वियतनाम चले जाएं, आप इराक चले जाएं, आप सीरिया चले जाएं, आप अफगानिस्तान आ जाएं, अमेरिका नहीं सीखता, वो हमें सिखाने की कोशिश करता है। उसकी एक नेशनल पॉलिसी है कि मुल्क का दिफा मुल्क की सरहदों से दूर रह किया जाए। अब तक वो चेंज नहीं हुई है, अब तक वो पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है, ना उस तब्दीली का कोई ऐलान हुआ है। जब वो ऐलान होगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा कि अमेरिका ने कुछ सीखा। हमने बहुत सीखा। हमने सीखा कि 9/11 के बाद दुनिया तबाह हो गई, बुनियादी हुकूक जब्त हो गए, सल्ब हो गए हर जगह पे। दहशतगर्दी रूस पर आ गई, नए नए दहशतगर्द ग्रुप सामने आए। पहले तो वो स्पेन में हुआ करते थे और लातिनी अमेरिका में होते थे या अफ्रीका में होते थे, वो हमारे यहाँ आके बैठ गए। सारे अरब हमारे यहाँ आके बैठ गए बंदूकें लेकर, और हमने उनको पाला पोसा बड़ा किया, फिर उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हमारे 80,000 लोग, हमारे पास 80,000 लाशें, हमारा 2 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दुनिया में इस 20 साल में, 40 साल की बात नहीं कर रहा, इस 20 साल में 9 लाख लोग अफराद मर चुके हैं। 9 लाख अफराद इसी लड़ाई के अंदर, जिसमें अमेरिका के शायद 2,000 फौजी हैं, 3,000 फौजी होंगे। इस तरह 3,80,00,000 अफराद इराक, शाम, अफगानिस्तान मिलाकर बेघर हुए हैं। ये हमने हासिल किया है। अमेरिका ने कुछ खोया नहीं है। अमेरिका के 2,000 फौजी मर गए, बाकी चीजें वो छोड़ के चले गए, जहाज, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ट्रक, हमर वगैरह सब छोड़ के चले गए, उनको कोई मसला नहीं है। अब अगर वो चाहेंगे तो फिर आएंगे, लेकिन वो झूठ की बुनियाद पर आते हैं। इराक में जो गए वो तो झूठ की बुनियाद पर गए, वो तस्लीम किया उन्होंने कि हम झूठे थे, तस्लीम नहीं किया।
बरतानिया ने तस्लीम किया कि हम झूठे थे। अफगानिस्तान में हुकूमत का तख्ता उलटने में और रूस को तोड़ने में, सोवियत यूनियन को तोड़ने में हमारा कोई फायदा नहीं था। उन्होंने हमको इस्तेमाल किया और अपना फायदा उठा के वो चले गए, हमें फिर छोड़ गया अकेला। इसी तरह अफगानिस्तान को फिर अकेला छोड़ दिया, इमदाद बंद कर दी, उसके पैसे बंद कर दिए। क्या इस दफा हम पहली मर्तबा अपने फायदे को देखकर नहीं चल रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस दफा हम किसी और के लिए अपने फायदे के लिए चल रहे हैं? अल्लाह करे ऐसा हो, खुदा करे। जनरल साहब बैठे आमीन कहे जोर से ही, कैसा हो, इन्हें पता होगा कि क्या अंदर क्या हो रहा है। लग तो ऐसा रहा है, बयान तो ऐसे हैं कि हम नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, मगर लेकिन लगता नहीं मुझे कि हम एब्सोल्युटली नॉट। मुशर्रफ जैसा आदमी जब हमारे साथ हो, तुम किसके साथ हो पर बैठ जाता है, और उसकी वजह हो सकती है बैठने की, तो फिर बाकी कौन बचता है यार? उसकी वजह हो सकती है। बाकी वजह ये थी जो कहा गया था कि अफगानिस्तान में टैरन है, अफगानिस्तान में नॉट का लफ्ज तो सबको बड़ा पसंद आया, सबने बड़ा इसको उठाया और इसको कोट भी किया, हैशटैग बना वगैरह वगैरह। लेकिन अमरीकियों ने तो हमसे, खैर वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अमरीकियों ने तो हमसे अड्डे मांगे ही नहीं। अब बाज़ औक़ात कुछ चीजें खुद बना लेते हैं, हम बड़े अच्छे कहानी नवीस हैं, हम कहानियां बनाते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉट किसी अफसाने का उन्वान हो सकता है। मंटो टाइप का अफसाना बनाया जाए तो उसका टॉपिक हो सकता है। मुझे बताएगा आपको कि मंटो इस पर क्या लिखते हैं एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हालात वो नहीं है, हालात अभी भी गड़बड़ है। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, ISI चीफ के ने प्रेजाइड किया है, वो यकीनी तौर पर इस तशवीश का इज़हार है, उस तशवीश का मजहर है जो हमें है, जो हम सबको है। हम सबको ये है कि माँ दहशतगर्दी जुड़ा होता है। एक कमर्शियल ब्रेक हमें लेने को कहा जा रहा है जी, उसके बाद फिर हमारा तीसरा सेगमेंट, इसमें जरा हम मुख्तसरन EVM पे बात करेंगे। कल भी हमने की थी, सो इसलिए आज के रोज मैंने सोचा कि लेट्स कीप लिटिल शॉर्ट, और आखिरी सेगमेंट उससे बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसे कि मैंने कहा था कि आखिरी हिस्से में हम प्रोग्राम की बात करेंगे मुख्तसरन EVM को लेकर, जिस पर शिबली फराज साहब की वो वीडियो मैंने देखी है। उस वीडियो में बता रहे हैं कि जी कैसे वोटिंग होगी, कि जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पहले स्टार्ट का बटन दबाएगा, फिर उसके बाद जो भी कोई कैंडिडेट जाएगा उसका ID कार्ड को देखा जाएगा, बल्कि जो जाएगा वोटर जाएगा उसके ID कार्ड को देखा जाएगा। ID कार्ड को देखने के बाद उसको फिर री-वेरीफाई किया जाएगा, फिर सामने ही मशीन के ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के नाम और उनके इंतखाबी निशान आ रहे हैं, साथ में बटन है, वो बटन प्रेस करेगा और उसके बाद उसमें से एक पर्ची निकलेगी, जिस तरह आपकी एक प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकलता है, स्लिप निकलती है, और उसको फिर आप फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। आपकी तरफ आते हैं गुलाम मुस्तफा साहब। ये EVM जो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि चीज तो अच्छी है, अगर उसमें फ्लॉज हैं तो उनको फ्लॉज को दूर किया जा सकता है, लेकिन ऑपोजिशन है कि मानने को तैयार ही नहीं है तो के पीछे फ्लॉज हैं या उनके पीछे उनके वो मोटिव्स हैं कि जो हमेशा से चलते चले आ रहे हैं, और वो मोटिव्स में यही शामिल है कि इलेक्शंस को मैनेज करना है। देखिए, इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ना, ये साइंस है, और थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है इसको, फ्रैंकली इट इज सरप्राइजिंग कि हमारे लोग हर चीज को कैसे सिर्कमवेंट करके अपने मतलब का रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो आप ये मशीन भी ले आए, तभी कोई ना कोई हमारे लोगों का भी क्रेडिट दें कि हम ये कर सकते हैं। बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश है हुकूमत की तरफ से, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ठीक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज उठे हैं, उसमें 27 तो तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिव है, बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो बैठ के बात करें, उसको बात को दूर करें और ट्रायल रन करें उसका, ताकि पाकिस्तान की आगे तो जाए ना यार। हम किधर बैठ के फंस के बैठ गए हैं इसमें, और ये जो हर चीज में सींग अड़ा के बैठ जाते हैं। मैं जब ये सुन रहा हूँ, इस पर डिस्कशन सुन रहा हूँ, तो मुझे ऐसे जो अनपढ़ है टेक्निकल उस मामले में, वो भी ऐसे ऐसे शगुफे छोड़ रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन एक मंसूब है कि भाई शायद इसमें कोई आके एल्फी डाल देगा, एल्फी डालेगा चिट तो निकलेगी ना कहीं से। वोट तो उसे चिट पे डाल के करना है, उसको नहीं करने दे रहे वो लोग। तो मतलब अब इसके जो लतीफे बने हैं ऊपर से, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की शायद इस कदर ज्यादा तमस्सर और कभी नहीं उड़ाया जा सकेगा जिस तरह मशीन को लेके उनके जो ऑब्जर्वेशंस नहीं है उसके ऊपर।
मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अपोजिशन को भी होश की नाखुन लेनी चाहिए। जी जनरल साहब बात मुकम्मल कर लें। जी मैं अर्ज कर रहा था कि अपोजिशन को भी होश की नाखुन लेनी चाहिए। मिलकर बैठे हैं आप लोग, आप ही ने तो मसला हल करना है ना। कवानीन बनेंगे तो ही बात आगे चलेगी। कुछ तो करें जो ताकि पता लगे कि पाकिस्तान भी हम गुज़श्ता की 2 सदियों से आगे निकल के शायद आगे जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ तो करें ना हम लोग यार। ठीक जी, नासिर जुदाई साहब, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू सर ऑन ईवीएम। मैं सर जनरल साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। अगर एल्फी भी डाल दें तो चिट तो कहीं से आएगी, चिट तो कहीं से निकलेगी, और वही चिट फैसला कौन होगी। अब मेरा एक सवाल है, अली आप जज्बाती हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मशीन बहुत ताकत वाला है। मैं बताऊँ, मैं जर्नलिज्म में, उर्दू जर्नलिज्म में जो इनकलाब आया वो नूरी नस्तालिक से आया, कंपोज किताबत से आया। और उस वक्त वो सिस्टम उस ज़माने में 1 करोड़ रुपए का था, और वो सिस्टम एक हॉल के बराबर कमरे में आता था। वो हमने लिया और उसको इंट्रोड्यूस करने वालों में ज़ाहिर है पैसा मीर खलील रहमान साहब का था, अल्लाह उनको बख्शे, और मेहनत हमारी थी। हमने उसको ओन किया, उसको हमने चलाया, और आज दुनिया भर में कोई छोटे से बक्से पर आ गया है, एक छोटे से हैंडी कैम पर आ गया, लैपटॉप पे आ गया है। आप पेज मेकर कर लें, पूरा अखबार बना के निकाल दें। उस जमाने में पूरे कमरे पे था, तो हमने शुरू तो किया। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि दुनिया में कितने मुल्क हैं जो ये ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मुकद्दस तरीन चीज जिसको आप मुकद्दस गाय बना के पेश करते हो, कितने मुल्क हैं? हम करेंगे ना सर, हम पहल 9 मुल्क नहीं, जर्मनी में गैर आईनी, अमेरिका में गैर आईनी, फिनलैंड में गैर आईनी। मैं आपको नाम बताऊं पढ़े लिखे मुल्कों के, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और उसके अलावा 18 मुल्क थे, उनमें से निकल गए। जो करने वाले हैं उनमें नेपाल है, ओ क्या बात है, भूटान है, और उसके बाद नामीबिया है, और शायद मेरा ख्याल है लीबिया कोई मुल्क है, वहां पर है। तो इसकी आप कदर देख लें, क्या कदर है। हिंदुस्तान ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कब किया था, पता है आपको? नहीं पता होगा। 1982 में केरला में पंचायत का इंतखाब, पहला इंतखाब जुज़वी तौर पर इस मशीन पर हुआ था केरला में 1982। 1990 में इसको लाए, उसके बाद करते रहे। अब वो आए हैं तो अभी भी जुज़वी हैं, अभी भी बाज सूबों में, बाज रियासतों में मशीन भी चल रही है और दस्ती वोटिंग भी हो रही है, और दोनों काउंट होता है। और ये कहना कि 5 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट, मेरे समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान में रिजल्ट 1 महीने के बाद आता है। सर वो पर्ची निकलेगी ना सर, वो साथ ही उस वक्त पर्ची निकलेगी, वो आपको बता देगी कि जनरल साहब ने पर्ची बताइए ना, जनरल साहब ने पर्ची बताइए, कोई मसले का है। चलिए सर, प्रोग्राम को हमें कंक्लूड करना है। पर्ची काउंट करने वाले क्या है? नासिर जुदाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बेबी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।